हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक। मेरा टारगेट है कि हम लगभग 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के डिस्कस करें ऑन स्टैट्स। तो ये स्टैट्स पे जो एमसीक्यू की सीरीज है उस पे आज मेरा एक पहला लेक्चर है। वैसे मैंने ऑलरेडी 29 वीडियो लेक्चर्स जिसमें मैंने एमसीक्यू डिस्कस किया है ऑन सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट पे मैं एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ 29 वीडियो लेक्चर्स में। तो अगर आपको उन सब्जेक्ट पे भी एमसीक्यू देखने हैं तब आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहां पे वो वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने लगभग 700 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन टॉपिक्स पे, उन सब्जेक्ट्स पे 29 वीडियोस में। ठीक है, और ये जो एमसीक्यू मैं कराती हूँ ना, मैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के करा रही हूँ। तो अगर आपके एग्जाम में स्टैट सब्जेक्ट है तो ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जरूर इससे पढ़ें, खुद भी पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राइट। और एक बात और कि मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करनी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। और एक बात और कि अगर आपको मेरे जितने भी यूट्यूब पर अपलोडेड वीडियोस हैं उनके अगर नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। राइट। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सजेशन देना चाहूंगी कि मैं ऑलरेडी स्टैट्स का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ। 23 से 24 लेक्चर्स में फिनिश हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले अगर आप मतलब इसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पार्ट अगर क्लियर रखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन करने में आपको काफी आसानी होगी। ठीक। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, सबसे पहला क्वेश्चन है, द नेसेसरी डायग्राम टू कंपेयर अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स और पार्ट और बिटवीन अ पार्ट एंड द होल इज। यानी कौन सा नेसेसरी डायग्राम है या ग्राफ है जो यूज किया जाता है इट स्टार्ट्स में टू कंपेयर अमंग द वेरियस कंपोनेंट। डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कौन सा डायग्राम है जो ज्यादातर यूज होता है, जो नेसेसरी है यूज करना। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बार डायग्राम, स्टेप डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक। तो चलिए मैं सारे ही ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, तो आप इसका आंसर खुद ही कर लेंगे। देखिए, डेटा स्टार्ट्स में जो डेटा होता है उसको ग्राफ से, डायग्राम से प्रेजेंट किया जा सकता है। इसका फायदा ये होता है कि इससे एक हमें मतलब ओवरऑल कह लीजिए एक झटके में हमें आइडिया मिल जाता है कि डेटा किस टाइप का है। ठीक है। प्लस जो डायग्राम के फॉर्म में हम डेटा प्रेजेंट करते हैं ना, दैट इज इजी टू मेमोराइज, उसे याद करना आसान होता है। इट हैज ग्रेट मेमोराइजिंग इफेक्ट। तो इसलिए डायग्राम या ग्राफ यूज किए जाते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। तो जरा मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो ये अलग अलग टाइप के डायग्राम यूज होते हैं। देखिए, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, कई टाइप के डायग्राम यूज होते हैं। तो ये सब जो ऑप्शन आपको दिए गए ना, ये उसी की कैटेगरी में आते हैं। चलिए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। सबसे पहला है स्टेप डायग्राम। तो स्टेप डायग्राम एक टाइप का स्टेप चार्ट होता है, ये एक लाइन चार्ट होता है। ठीक है, ये जो स्टेप डायग्राम होता है ये एक लाइन चार्ट होता है जिसमें जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 पॉइंट है, इसको कनेक्ट करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं ड्रॉ की जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है टू कनेक्ट द डेटा पॉइंट। जो भी डेटा पॉइंट है इनको कनेक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन यूज की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेप लाइक प्रोग्रेशन मतलब क्रिएट होता है। स्टेप मतलब सीढ़ियां। ठीक है, एक सीढ़ियों की तरह एक प्रोग्रेशन क्रिएट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टेप डायग्राम। तो यहाँ पे 2 पॉइंट को कनेक्ट करना है तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया जाता, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक। दूसरा क्या है, पाई डायग्राम। पाई डायग्राम बहुत सुना होगा आपने, देखा भी होगा। तो पाई डायग्राम बेसिकली इसमें एक सर्किल होता है। ठीक है, पाई डायग्राम में ऐसे करके एक सर्किल होता है। ठीक है। और जो सर्किल होता है इसे डिवाइड किया जाता है पार्ट्स में, ऐसे करके पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है टू शो द साइज ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट रिलेटिव टू द होल। यानी इस पर्टिकुलर पार्ट का पूरे सर्किल, पूरे होल के कंपेयर में क्या प्रोपोर्शन है, ये हमें पाई चार्ट से पता चलता है, पाई डायग्राम से। ठीक है, तो दिस इज पाई डायग्राम। अगला क्या है, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम एक डायग्राम है जिसमें रेक्टेंगल्स के फॉर्म में, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स के फॉर्म में जो होता है वो शो किया जाता है डेटा।
ठीक है, जिसमें जो एरिया होता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल। जो एरिया होता है उस रेक्टेंगल का वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल के प्रोपोर्शन में होता है, और जो वेड्थ होती है, ये जो वेड्थ होती है दिस इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, वो क्लास इंटरवल के बराबर होती है। ठीक है, तो दिस इज हिस्टोग्राम। और जो बार डायग्राम है वो क्या होता है? बार डायग्राम एक ग्राफ है या चार्ट है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्या, कैटेगोरियल डेटा। देखिए नाम क्या है, बार डायग्राम। बार डायग्राम यानी यहाँ पे बार्स के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसमें जो हाइट होती है इस बार की दिस इज प्रपोर्शनल टू द वैल्यू, ये वैल्यू के प्रपोर्शन में होती है इस बार की हाइट। तो बेसिकली ये जो बार डायग्राम है ना, दिस इज द नेसेसरी डायग्राम, यही वो डायग्राम है विच इज यूज फॉर कंपेयर अमंग द वेरियस कंपोनेंट। डिफरेंट कंपोनेंट को कंपेयर करना है, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट है इनको कंपेयर करना है, तो बेसिकली जो डायग्राम यूज होता है ना दैट इज बार डायग्राम ही यूज होता है। ठीक है, न स्टेप, न पाई, न हिस्टोग्राम, ये नहीं यूज होते, बार डायग्राम यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रैंडम वेरिएबल x है, ये कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? ये लेता है -1 0 1 वैल्यू लेता है, और इन वैल्यू को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2, 0.5 और 0.3। तो आपको पता करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है x की, ये यहाँ पे e है, ठीक है, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले से आपके लिए सॉल्व कर दिया है। देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज दी गई हैं, कौन कौन सी? -1 0 और 1, और इन वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2, 0.5 और 0.3 इनकी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है ना x की, तो हम क्या करते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.3। तो बेसिकली हम ये अलग अलग इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनको सम करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखिए जो x है उसकी -1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2। ठीक है, ऐसे ही 0 होने की प्रोबेबिलिटी 0.5, ऐसे ही 1 होने की प्रोबेबिलिटी 0.3। तो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके सिंपली क्या करते हैं, सम करते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, आपको कुछ डेटा दिया गया है, आपको मार्क्स दिया गया है मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है, मैथ्स में मार्क्स दिए गए हैं, ये आपके मार्क्स है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा दिया गया है कि 0 से 9 के बीच में 10 बच्चों के मार्क्स हैं, 10 से 19 के बीच में 8 बच्चों के मार्क्स हैं, ऐसे करके दिया गया है। आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द सेकेंड क्लास। ये जो सेकेंड क्लास है ना, देखिए सेकेंड क्लास इसमें कहाँ है, ये है सेकेंड क्लास, ये जो सेकेंड क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती क्या है। देखिए फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 8 है इसकी, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक, तो अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा और डेप्थ में नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, जल्दी से, फ्रीक्वेंसी क्या है 8, और क्लास विड्थ यहाँ पे देखेगा, क्या लिखेगा 9, माइनस करेगा अपर क्लास माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिखेगा जल्दी से 9, और कुछ इसमें से आंसर आ जाएगा गलत, गलत हो जाएगा। ये तरीका नहीं है। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप डेटा, जो क्लास इंटरवल दिया है ये नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है। देखिए डेटा, ये जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, 0 से लेके 9, फिर 10 से लेके 19, 20 से लेके 29। तो यहाँ पे ये क्लास इंटरवल जो है ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओवरलैपिंग क्लास, एक होता है नॉन ओवरलैपिंग क्लास। ओवरलैपिंग क्या होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये क्या है, ओवरलैपिंग क्लास, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू ओवरलैप हो रही है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्लास इंटरवल पता करना होता है, तो आप क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका आ जाता है। ठीक है, बट इस टाइप का अगर नॉन ओवरलैपिंग क्लास आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो उस केस में क्लास इंटरवल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, ऐसे करके क्लास इंटरवल फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए अपर लिमिट कितना है 19, लोअर लिमिट कितना है 10, प्लस 1 करिए
ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 10। तो यानी क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ कितनी आई, 10 आई। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 0.8। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लास इंटरवल का ध्यान रखिएगा, क्लास वेट जो निकालेंगे उसका ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डेटा विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द डेटा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के बहुत सारे मेजर हैं। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, रेंज हमने बहुत सारे पढ़े थे ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा मेथड है विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द डेटा, जो सारे डेटा को कंसीडर करके कैलकुलेट किया जाता हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो कौन सा है। क्या वो मीडियन है, मोड है, मीन है कि रेंज है, क्या है वो। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इन सबके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, तो आप खुद ही इसका बहुत आसानी से आंसर कर लेंगे। सबसे पहले मीडियन, मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल नंबर इन द सॉर्टेड असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो सॉर्टेड लिस्ट है उसका जो मिडिल नंबर होता है वो क्या होता है, मीडियन। ठीक है, डेटा अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो मीडियन मिडिल वैल्यू होती है। ठीक, मीन तो आप जानते हैं, मीन इज द अर्थमेटिक, अगर हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, वैसे मीन तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, तो मैं अर्थमेटिक मीन की अगर बात करती हूँ तो अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते थे, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यही होता था मीन। ठीक है, सारे नंबर को सम करो, इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो, मीन आता था। मोड क्या होता है, मोड वो वैल्यू होती है विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन, यानी मोड वो वैल्यू होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज्यादा बार रिकर करती है, सबसे ज्यादा बार अपीयर होती है, वो होती है मोड। रेंज क्या होता है, रेंज बेसिकली डिफरेंस होता है लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो डेटा सेट है उसमें लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, रेंज। ठीक है, तो अब मैंने आपको चारों बता दिए हैं कि ये होते क्या है, तो अब आप मेरे ख्याल से खुद से आंसर कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का जिसमें पूरा जो डेटा आपको दिया है वो यूज होता है, आप पूरा डेटा को मतलब कंसीडर करते हैं उस वैल्यू को निकालने में। तो देखिए जो मीन है, मीडियन तो मिडिल वैल्यू है, मोड क्या है, हाईएस्ट वैल्यू मतलब हाईएस्ट जो अकर की है। ठीक है, रेंज में तो केवल लोएस्ट और हाईएस्ट से मतलब है। ठीक है, बट अच्छा दिस एल इज लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, नॉट लोएस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये होता है रेंज। ठीक है, तो मीन क्या है, तो मीन में आप क्या करते थे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। ठीक है, तो मीन में आप हर वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर दिस इज, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। सीरीज ये है 1 3 5 7 9 से लेकर के 2n-1, ये पूरी सीरीज है, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आपकी सहूलियत के लिए देखिए ऑप्शन क्या क्या है, n स्क्वायर, n+1, n और 2n। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है ताकि हमारा समय बचे। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। अर्थमेटिक मीन, और वैसे भी आप स्टैट्स पढ़ चुके होंगे तभी आप एमसीक्यू कर रहे हैं, तो आपको केवल एक हिंट की जरूरत है, आप खुद आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस केवल आपको हिंट दे रही हूँ, हिंट के मैं तो आपको पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रही हूँ, बट ये आप खुद भी कर लेंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम जानते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिया गया है दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपने मेरे ख्याल से क्लास 9th में पढ़ा होगा, एपीजीपी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 9 में पढ़ा होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर सम निकालना हो तो इसके 2-3 फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी था कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है तो क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस एल, जिसमें a क्या होता है पहला टर्म, l क्या होता है लास्ट टर्म। ठीक है, और n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ एपी सीरीज। अगर एपी सीरीज है और पहला और आखिरी एलिमेंट आपको पता है तो इसका सम आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। तो बस मैं यही फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ। n/2, a क्या है यहाँ पे, a इज फर्स्ट टर्म, वो क्या है 1, l क्या है लास्ट टर्म 2n-1। ठीक है, ये आपने पुट किया, 1 से 1 कट गया, इधर क्या हो गया 2n स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 कट गया, आ गया n स्क्वायर, यानी सम कितना आ गया, सम आ गया आपका n स्क्वायर। तो अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले में पुट करिए, n स्क्वायर आ गया सम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n, डिवाइड करिए, यू विल गेट n। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक, निकल आया। अगला क्वेश्चन है, आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है सीरीज 1 to 4। एक डेटा दिया गया है 1 to 4, इसको आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन जो होता है, हार्मोनिक मीन पे इवन मैंने एक सेपरेट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो हार्मोनिक मीन जो होता है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं n, दिस इज द फॉर्मूला, n डिवाइडेड बाई समेशन 1 बाई एक्स, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे n क्या है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 3 है। x क्या है, x है 1 2 4, दिस इज x। तो करेंगे 1 बाई 2, 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 4, ये किया और इसका सम किया आपने। ठीक है, नीचे आपने एलसीएम लिया और कैलकुलेट किया, नीचे आया 7 बाई 4, न्यूमरेटर में है 3, पलटेंगे यू विल गेट 12 बाई 7, ये आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, मुझे पता है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला पुट किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन इज 1 and 4। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, दो ऑब्जर्वेशन 1 and 4, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 1 है, 1.5 है, 2 है कि 3 है, दिस इज द क्वेश्चन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक, अच्छा, क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज है तो यहाँ पे क्या है, डेटा बहुत कम है, केवल 1 और 4 दो नंबर दिया गया, बोला गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें। ठीक है, इसी की जगह अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो वहां पे डेटा की लंबी सीरीज होती। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए यहाँ पे डेटा कम है। तो 1 और 4 दो डेटा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे x क्या है, ये जो x है, स्मॉल x है, वो क्या है, दिस इज द डेविएशन फ्रॉम द मीन, ये मीन से डेविएशन है। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जो क्या है 2। ठीक, तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले x क्या है, x हमें दो डेटा दिया गया है 1 and 4, इनका मीन क्या है, दोनों को सम करिए, डिवाइड करिए 2 से, तो 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5, ये इनके मीन आ गया। अब निकालते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन, तो आप डेविएशन निकालेंगे तो आएगा -1.5 और 1.5, ये आ गया डेविएशन। तो अब उठा के इस फॉर्मूले में पुट करें, -1.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये निकाला और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है 2, और इसको जब कैलकुलेट आप करेंगे और अंडर रूट लेंगे यू विल गेट 1.5, आपका आएगा 1.5। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दो रिग्रेशन कोफिशिएंट दिए गए हैं, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दिया गया है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक खास बात है, ये जो है ना, ये साइन है, दिस इज -0.4, दिस इज -0.9। ठीक है, ये साइन है, ये जो छोटा छोटा है ना हाइफन, दिस इज साइन। ठीक है, तो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट जब मैंने पढ़ाया था तो ये मैंने बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होता है उनका अगर ज्योमेट्रिक मीन लो तो क्या आता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक, तो चलिए अब हमें डेटा तो दिया है और बोला है आर कैलकुलेट करो और ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, तो बी एक्स वाई क्या है 0.4, बी वाई एक्स 0.9। ठीक है, दोनों का डेटा पुट किया, यहाँ पे अंडर रूट लिया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, आपको आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.6। ठीक है, अब कुछ बच्चों को जिन्होंने अच्छे से डेप्थ में पढ़ाई नहीं की है वो क्या करेंगे, झटपट ए पे आंसर कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है साइन का। मैंने आपको एक फीचर बताया था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट में अगर किसी भी एक रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन अगर निगेटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी निगेटिव। फिर से बोल रही हूँ, अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट में से किसी एक का भी साइन निगेटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी निगेटिव, और यहाँ पे तो दोनों का साइन निगेटिव है, तो यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, वो निगेटिव साइन में होगा। तो मैग्नीट्यूड तो आपने सही निकाल दिया 0.6 है, लेकिन जो साइन होगा दैट विल बी निगेटिव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कराती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया गया है 0.6, मीन दिया गया है 172, मोड दिया गया है 163, आपको वैल्यू ऑफ वेरिएंस निकालना है।
ठीक है, वेरिएंस बेसिकली निकालना है आपको, ये 3 डेटा दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का भी रिलेशनशिप जानते हैं हम। वेरिएंस क्या होता है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे फॉर गेटिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पाने के लिए हम ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हमारा वेरिएंस आ जाएगा। सबसे पहले तो पहला वाला जो फॉर्मूला है, इसमें क्या करें, मीन क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है 172 उठा के पुट करिए। मोड दिया है, हाँ 163 उठा के पुट करिए। स्टैंडर्ड डेविएशन को तो अभी सिग्मा ही रहने दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.6। ठीक है, तो इस फॉर्मूला, ये जो आपने पुट किया है, इससे आप कैलकुलेट करिए स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट किया, कितना आ गया आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 15 आ गया। और वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, 15 का स्क्वायर करिए, यू विल गेट 225। आपका आंसर आ गया 225। तो बताइए इसमें कौन सा सॉल्यूशन सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताती हूँ। फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ए एंड बी। अगर पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ बी इज 1.6, तब आपको पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी ए अकर करे या बी अकर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जब आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहां पे 2 थ्योरम बताए गए थे प्रोबेबिलिटी के। कौन कौन से थ्योरम थे, एक था एडिटिव थ्योरम, दूसरा था मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। एक था एडिटिव थ्योरम, दूसरा था मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। तो यहाँ पे जो है ना एडिटिव थ्योरम लगाया जाएगा। एडिटिव थ्योरम क्या कहता है कि एडिटिव थ्योरम कहता है कि दो इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ध्यान से सुनिएगा, एडिटिव थ्योरम कहता है कि जो दो इवेंट हैं ए एंड बी, अगर दो इवेंट ए एंड बी अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तब द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईदर ए और बी, अगर दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो जो जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ अकरिंग ऑफ ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। वो क्या होगी, वो होगी सम। ठीक है, अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए एंड ए और बी, दिस इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी, ये होगी सम इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का फॉर्मूला यानी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, उठा के पुट करिए, पी ए दिया है 3/4, पीबी दिया है 1/6। ठीक है, तो दोनों का आपने सम किया, आ गया आपका 22/24, इसको आपने काटा, आ गया 11/12। तो आंसर देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि द वर्टिकल एक्सिस ऑफ ओगिव शोज, जो वर्टिकल एक्सिस है ओगिव की, वो क्या शो करती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जो टर्म है ओगिव, ये थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, ओगिव क्या होता है, ओगिव इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये जो ओगिव है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से इसे पढ़िएगा। ओगिव क्या होता है, ओगिव इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ये एक टाइप का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ठीक है, जिसमें हम क्या शो करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पता है ना, जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी आर एडेड वी गेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें कलेक्टिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती जाती है जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। ठीक है, और इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब प्लॉट करते हैं और जो कर्व हमें मिलता है, उसी को कहा जाता है ओगिव। ठीक है, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया जाता है और उससे जो कर्व मिलता है, उसी को कहा जाता है ओगिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं इसे। ठीक, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जब ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, तो हम वाई एक्सिस पे क्या शो करते हैं, हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं। अच्छा, इसमें बोला है वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस तो वाई एक्सिस होती है ना, तो हम वाई एक्सिस में क्या शो करते हैं, वाई एक्सिस पे शो करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एक्स एक्सिस पे क्या शो करते हैं, एक्स एक्सिस पे शो करते हैं क्लास बाउंड्री,
ये जो x एक्सिस है इस पे हम क्लास बाउंड्री शो करते हैं और y एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या है, अब आप आंसर खुद ही कर देंगे कि वर्टिकल एक्सिस ऑफ ओगिव क्या शो करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री x एक्सिस पे शो की जाती है, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पे शो की जाती है। तो वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन। ये 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, मीन निकालिए। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये ए बी सी है, इसमें एक डी ऑप्शन भी है। डी ऑप्शन क्या है, डी है 15। ठीक है, दिस इज द डी ऑप्शन। तो हम मीन का फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कर दीजिए, जो डेटा आपको दिया है 5 10 15 20 25, इसको सम करिए, डिवाइड करिए 5 से। सम करेंगे 75 आएगा, डिवाइड करिए 5 से डिवाइड करेंगे, यू गेट 15। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, निकल गया, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द वेरिएंस ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन। 2 ऑब्जर्वेशन है 10 और 17, इसका वेरिएंस बताइए। ठीक, तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने पिछला नहीं किया था जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, वैसे ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं तो वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, हम जानते हैं ना। ठीक है, चलिए अच्छा निकालना शुरू करते हैं। तो वेरिएंस क्या है, वैसे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल आएगा वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। ठीक है, जहां पे x क्या है, x है 10 और 17, x बार यानी मीन निकालिए, 10 और 17 का मीन निकालेंगे तो 13.5 आएगा, ये आ गया मीन। अब हम निकालेंगे डेविएशन, ये जो 10 और 17 है इसका डेविएशन 13.5 से, तो माइनस कर दीजिए, तो इधर आएगा -3.5, इधर आएगा +3.5। ठीक, तो वेरिएंस निकालना है तो -3.5 का स्क्वायर करिए, +3.5 का स्क्वायर करिए, डिवाइड करिए 2 से, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट वेरिएंस 12.25। आपका आ जाएगा वेरिएंस 12.25, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए एमसीक्यू है तो यहाँ पे डेटा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब एग्जामिनर है वो ये जानना चाह रहा है कि आपको लॉजिक पता है कि नहीं। इसी की जगह सब्जेक्टिव होता तो वहां पे डेटा लेंदी होता है, केवल 10 और 17 नहीं होता, उसके आगे 20 25 करके लंबा डेटा होता। बट ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको लिमिटेड टाइम है तो इसलिए कम डेटा है। यहाँ पे एग्जामिनर आपका केवल लॉजिक देखना चाह रहा है कि आपको तरीका पता है कि नहीं, आपको फॉर्मुलेस पता है कि नहीं, आप निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप 2 डेटा का निकाल सकते हैं तो 10 डेटा का भी निकाल सकते हैं, बट उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो वो क्वेश्चन जो होते हैं सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के छोटे डेटा के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कराती हूँ। अगला क्वेश्चन, सॉरी ये टिक नहीं है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 12 एंड 24। एक वेरिएबल है x, इसकी दो वैल्यू हो सकती है 12 एंड 24, ये दो वैल्यू लेता है विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर है तब आपको मीन पता करना है, मीन ऑफ x निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी यानी डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो मीन निकालने का, अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है वो ये है ना, x बार निकालना है तो वो क्या होता है, मीन निकालने का समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, यही फॉर्मूला था, पढ़ा था हमने। ठीक है, जिसमें एन क्या होता है, एन होता है फ्रीक्वेंसी का सम, समेशन एफ होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, इन केस ऑफ सीरीज विच इज हैविंग फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसी सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, अब चलिए करना शुरू करते हैं। x क्या है, x की वैल्यू है 12 और 24। ठीक, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है, नहीं दी है, तो हम इसको मान लेते हैं f। बस ये बताया गया है कि इक्वल फ्रीक्वेंसी है, तो हमने ये माना ये भी f ये भी f, ये मान लिया। अब हमें क्या चाहिए, fx चाहिए, तो एक और कॉलम बना लेते हैं, मैं इधर बनाती हूँ। ठीक है, एक और कॉलम बना लेते हैं fx का। fx में क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें रखेंगे, यानी पहला आ गया 12f, अगला आ गया 24f। ठीक है, तो ये निकल के आ गया fx आ गया। ठीक है, अब उठा के इसे पुट करें, x बार पता करना है तो दोनों का क्या फॉर्मूला है, समेशन fx यानी 12f प्लस 24f, ये हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी को सम करना है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी f, इसकी फ्रीक्वेंसी f, तो दोनों की मिला के कितनी हो गई 2f। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ऊपर क्या लिखेंगे, समेशन एफ एक्स, तो समेशन एफ एक्स तो ये है, इसका सम करके लिखो, और नीचे क्या लिखना है, समेशन एफ यानी इसका सम करके लिखो, एफ प्लस एफ 2f, ठीक है, ये आया। अब इसको कैलकुलेट करिए, 36f/2f हुआ, एफ एफ कट गया यानी 18, आंसर आ गया 18, यानी 18 क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 18, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन कराती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है इस डेटा का, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन पे ये मेरी एक सेपरेट वीडियो है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पढ़ भी लिया होगा क्वार्टाइल डेविएशन, और अब आपको कैलकुलेट करना आता होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को अरेंज कर दिया। आप इन डेटा को काउंट करेंगे तो पाएंगे कि n इक्वल्स टू 11, ये 11 डेटा है, ठीक है, n इक्वल्स टू 11 है। डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हम जानते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और n क्या है, 11 है, ठीक। अब Q1 क्या है, ये जो Q1 और Q3 निकाल लें, इसमें पुट कर दे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो चलिए Q1 निकालते हैं। Q1 क्या है, साइज ऑफ n प्लस 1 बाई फोर्थ आइटम, n क्या है, 11, 11 प्लस 1 बाई फोर्थ आइटम यानी 12 बाई 4 यानी थर्ड आइटम, साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो देखिए थर्ड आइटम कौन सा है, 14, तो हमारा Q1 निकल के आ गया 14। ऐसे ही Q3 निकालते हैं, साइज ऑफ 3 n प्लस 1 बाई फोर्थ आइटम, ठीक है, यानी साइज ऑफ नाइन्थ आइटम। तो नाइन्थ आइटम देखिए कौन सा है, नाइन्थ आइटम है 32, ठीक है, 11 आइटम है तो नाइन्थ आइटम क्या है, 32। तो निकल गया हमारा Q1 एंड Q3, उठा के पुट करिए इसमें, Q3 इज 32, Q1 इज 14, डिवाइड बाई 2, यू गेट द आंसर 9। आपको इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया, ठीक। चलिए, तो आज के लेक्चर में मैं यही तो क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसका 31, हमारी जो अब एमसीक्यू सीरीज चलेगी, अब इसका 31st लेक्चर अब कुछ दिनों में आएगा, ठीक है। तब तक इसको पढ़ लीजिएगा, तैयार करिएगा, और अगर ये वीडियो समझ में आया, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।